नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 39 में। आज हम आ गए हमारे 39 डे और सेशन नंबर 115 पर। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने सारे 38 डेज के 114 सेशंस देख लिए हैं। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी 3 पर आ गए हैं। अब इस रनिंग सीरीज में हम पॉलिटी 6 तक तो जाएंगे, फिर टॉपिक चेंज करेंगे, फिर लौट के बाद में आएंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज की पॉलिटी का, द 6 मंथ्स रूल। सुना है आपने इसके बारे में? क्या सुना है हमें ज़रूर बताइए। और ये आजकल खबरों में भी है, तो इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रयागराज से रुचि पांडे, पंजाब से वीरेंद्र और अहमदाबाद से वृतांत वघेला जुड़े हुए हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लाइफ में सभी परीक्षाओं में सफल हों। ऑफिशियली सभी दोस्त इसमें एनरोल कर लें, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि 150 सेशन की ये फ्री सीरीज अद्भुत है। आप इसको पूरा यूज़ करें। पूरा 2020 में हम आपके साथ हैं और ये सेशंस आपको 2 से 3 साल तक यूज़फुल होंगे। साथियों, यूज़फुल तो होगा हमारा बहुत ही शानदार ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज हार्ड डिस्क कोर्स पीटीज IAS एकेडमी का। आज के आज एनरोल करें, हमारी टीम से सारी जानकारी लीजिए। वी आर स्टैंडिंग बाय टू एनरोल यू इन द एकेडमी एंड हेल्प यू बी सक्सेसफुल। शुरू करते हैं द 6 मंथ्स रूल और साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की विचित्र परिस्थिति जो आज निर्मित हो गई है। यह सब इन एग्जाम्स के लिए और इन पेपर्स के लिए रेलेवेंट होगी। तो शुरू करते हैं सिलेबस कॉन्सेप्ट में द 6 मंथ्स रूल। भारतीय राजनीति में प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पे जा सकता है, भले ही वो उस वक्त एक चुना हुआ सांसद या विधायक न हो। So any person can be appointed a minister, chief minister or a prime minister, whether or not he is an elected MP or MLA at that time. Is this clear or not? पहला बिंदु क्लियर है। तो संविधान में कोई मनाही नहीं है, लेकिन संविधान बोलता है कि चूंकि भारत एक रिपब्लिक है, यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही चुन के देश को चलाएंगे, तो एक सिंपल सा रूल दिया गया है कि आप अपॉइंट तो हो गए, बट विद इन 6 months ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट प्लीज कंटेस्ट एन इलेक्शन एंड रीच द रेलेवेंट असेंबली। तो या तो आप राज्य से हैं तो आप वहाँ की विधायिका में जाएं, तो आप वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकते हैं, और अगर बाई कैमरल व्यवस्था है, द्विसदनीय, तो आप वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद है, लेकिन मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर आप केंद्र में हैं तो आप लोकसभा में जा सकते हैं या राज्यसभा में जा सकते हैं। तो आपके लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट होगा। किसी व्यक्ति के रिजाइन करने से या मृत्यु से कोई जगह खाली होती है तो बाई इलेक्शन करवाया जाता है। बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव लड़कर कोई व्यक्ति विधायिका में हिस्सेदार बन सकता है। आपको फंडा समझ में आ गया दोस्तों? लेकिन तब क्या करेंगे जब कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी या पैंडेमिक की वजह से चुनाव नहीं हो सकते, जैसा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 में भारत में कोरोना वायरस का एपिडेमिक आया, लॉकडाउन आया, और उसके बाद ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि अभी हम चुनाव करवाने का रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। फंडा समझ में आया? अब इन परिस्थितियों में कौन से नियम लागू होते हैं, हम विस्तार में वही देखने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 क्या कहता है? आर्टिकल 75 बेसिकली सेज दैट, इसमें पॉइंट 5 हम देखेंगे। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 कि कोई भी मंत्री जो 6 महीने तक मंत्री पद पे बने हुए हैं और तब तक MP नहीं बन पाए लोकसभा या राज्यसभा के, तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। समझ में आया? और आर्टिकल 164 164 यही बात राज्य के लिए करता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आ गया राज्य में और 6 महीने तक है लेकिन MLA नहीं बन पाया, तो अब उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति उससे ज़्यादा बार बार 6-6 महीने के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, वो बड़ा इम्प्रॉपर होगा। बेसिकली एवरीबडी नोज इट एंड एवरीबडी अडियर्स टू इट। ये दोनों अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 75 और 164 काम आएंगे। आइए दोस्तों, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं उन पर एक बार नजर डाली जाए। आर्टिकल 164(4) क्या कहता है, यही हमने आपको अभी बताया था। आर्टिकल 164(4) हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्लियर है? 6 महीने का ये एक रूल आ गया। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है? 163(1) कि सरकार को, गवर्नर को, राज्यपाल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के डिसीजन और अनुशंसा को ही फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन।
केवल तभी राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने से इनकार कर सकते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि उनके स्व विवेकाधिकार से ही बात बनेगी। तो ये एक थोड़ी सी गली दी गई है। आर्टिकल 171(5) क्या कहता है? गवर्नर नामांकित भी कर सकते हैं किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस का। तो दोस्तों, गवर्नर तो राज्य में नॉमिनेट करेंगे, सीधे सीधे नियुक्त कर देंगे। प्रेसिडेंट राज्यसभा में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन फील्ड्स में आपका कोई बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में मार्च 2020 में भूतपूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में अपॉइंट किया गया था, जबकि वो इनमें से किसी भी फील्ड में से नहीं थे। तो उसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। गवर्नर का जो विवेकाधिकार होता है, अब उनके पर्सनल डिस्क्रिशन से वो क्या क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान में आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्टिकल 371 में कुछ विशेष प्रावधान है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, और उसी तरह ये कुछ अन्य हैं। यहां पर डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 162 बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि गवर्नर पूरी तरह से बंधे रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से सभी कार्यकारी मामलों में, एग्जीक्यूटिव मामलों में। समझ में आ गया? And since the nomination of member is not an executive power, he can act in his discretion. तो अगर जैसे उद्धव ठाकरे का केस 2020 में आया, क्योंकि चुनाव हो नहीं सकते थे असेंबली के, वो एमएलए बन नहीं सकते थे, तो वहां के कैबिनेट ने अनुशंसा कर दी कि इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त कर दिया जाए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर एक एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तो गवर्नर अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। ये एक तर्क है। आर्टिकल 169 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने या मिटाने का अधिकार है, समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन वो तभी ऐसा कानून बनाएगी जब राज्य की विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये सभी आर्टिकल्स और इनके प्रावधानों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो आज के लेक्चर में हम बड़े अच्छे से संविधान को देख पा रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट्स के ऐसे लॉज आए हैं और कुछ उदाहरण हैं भारत में जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार ऐसे लोगों का नामांकन होता है, ऐसे लोग सीधे सीधे अपॉइंट होते हैं। एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य विधानसभा की सदस्यता नहीं मिल पाती है, ना वो एमएलए बन पाया ना एमएलसी, उसको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री ने नियुक्त करवा दिया गवर्नर से। 6 महीने समाप्त होने पे फिर से 6 महीने, समाप्त होने पे फिर से 6 महीने, फिर से समाप्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये कहा था, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस ऑर्डर, कि ये तो बहुत ही गलत होगा। इट वुड बी सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो सही भावना के साथ दी गई है उसका मजाक हो जाएगा। तो ऐसे तो आप कितने ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरशरण वर्मा वर्सेस चंद्रभान गुप्ता एंड अदर्स 1961 में, बहुत पुराना केस है, ये कहा था कि पॉलिटिक्स को भी सोशल सर्विस माना जा सकता है। तो अगर उद्धव ठाकरे का यहाँ पर नॉमिनेशन होना है तो वो सोशल सर्विस के तहत ही होना था। बिमान चंद्र बोस वर्सेस डॉक्टर मुखर्जी 1952 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था that none of the 9 nominated members to the legislature fulfill the required criteria, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नर अपना ऐसा डिस्क्रिशन मन मर्जी से नहीं यूज कर सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को नॉमिनेशन के दौरान भी मानना पड़ेगा। तो अगर इस ऑर्डर के हिसाब से चलें तो उद्धव ठाकरे जी का नॉमिनेशन तो फाइनली माना जा सकता था। हरगोबिंद पंत वर्सेस डॉक्टर रघुकुल तिलक एंड अदर्स 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। न तो वो डायरेक्टली उनके नियंत्रण में है, न उनके प्रति जवाबदेह है, और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है, ऑफिस है। तो भारत में क्या ऐसे कुछ लोग कभी अपॉइंट हुए? बहुत सारे केसेस हैं प्यारे दोस्तों। श्री HD देवे गौड़ा कर्नाटक से, आप भारत के प्रधानमंत्री बने थे जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई थी 1996 में, तब वो MP थोड़ी ही थे। सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान वो चीफ मिनिस्टर बने 2003 में, 2010 में, जब वो MLA नहीं थे। C राजगोपालाचारी मद्रास के चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किए गए थे गवर्नर के द्वारा 1952 में। महाराष्ट्र में दत्ता मेघे, दयानंद म्हास्के विधान परिषद में
गवर्नर ने नॉमिनेट करके उन्हें बनाया था एमएलसी, लेकिन उससे पहले ही वो मंत्री बन चुके थे। ये तो सिर्फ कुछ केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसका मतलब भारतीय लोकतंत्र में 6 मंथ्स रूल काफी वैलिड माना गया है और इसके तहत लोग बाईपास से एंट्री लेते रहे हैं। अभी तक का आपको ये सब समझ में आ गया, तो ये बड़ा यूजफुल रेलेवेंट कंटेंट है। शाम को 7 बजे पीटी ऐप से ये तीनों के आज के हमारे पीडीएफ रिलीज हो जाएंगे, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं कोalition गवर्नमेंट बनी नवंबर से, और तब से काफी तनातनी का माहौल रहा। गवर्नर साहब हैं कोश्यारी जी। किस राज्य से हमें बताइए कमेंट थ्रेड में। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, करके दिखाएंगे पूरे जोश के साथ लिखिए, और इस बारे में आपको और क्या क्या पता है वो हमें जरूर जरूर बताइए। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के 28 नवंबर 2019 को। उस वक्त भारत में कोई पैंडेमिक तो था नहीं कोरोना वायरस का, तो बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से यह मान लिया गया था कि उद्धव ठाकरे जी 6 महीने के भीतर एमएलए बन ही जाएंगे और जो एक संवैधानिक आवश्यकता होती है वो पूरी कर ही देंगे। ये फंडा समझ में आया कि नहीं दोस्तों? पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन उसके बाद जब मार्च 2020 में पूरा पैन इंडिया लॉकडाउन आ गया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी सभी चुनावों पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्हें सेफ नहीं माना गया। हालांकि हम आपको बता दें, साउथ कोरिया में पैंडेमिक आने के बाद और इतना लंबा चौड़ा वहां पर सब कुछ फैला, उन्होंने मैसिव टेस्टिंग की और बाद में प्रॉपरली चुनाव भी कंडक्ट कर लिया। 9 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने अजीत पवार जी की अध्यक्षता में गवर्नर कोश्यारी जी को रिकमेंडेशन भेज दिया कि आज जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उनको गवर्नर के नॉमिनी के रूप में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक सीट जो रिजर्व्ड है वहां पर नॉमिनेट कर दिया जाए। तो ये वहां का अपर हाउस होगा। समझ में आ गया? तो राज्य की कैबिनेट के द्वारा प्रॉपर लिखित में रिकमेंडेशन गवर्नर जी को भेज दिया गया है, हु इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टन एक्सेप्शनल केसेस वेयर हिज डिस्क्रिप्शन विल बी यूज्ड। अभी तक का सब कुछ क्लियर? सीएम को 27 मई 2020 के पहले महाराष्ट्र विधायिका का सदस्य बनना ही पड़ेगा, एमएलए या एमएलसी, क्योंकि 6 महीने पूरे हो जाएंगे। लिंक समझ में आ गई? ये जो नॉमिनेशन का रूट है, नामांकन का जो एक रूट है नॉन मेंबर मिनिस्टर्स के लिए, ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये असंवैधानिक भी तो नहीं है, ये संवैधानिक ही है, और इसलिए ये रास्ता चुना गया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी गवर्नर कोश्यारी जी ने उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। प्यारे दोस्तों, तो महाराष्ट्र गवर्नर अपना क्या विवेकाधिकार यूज कर सकते हैं? देखिए, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें गवर्नर कोटा की इस वक्त खाली पड़ी हुई थी जब यह रिकमेंडेशन गया, उसी हिसाब से वो रिकमेंडेशन दिया गया था। ये जो वैकेंसीज थी वो दरअसल 6 जून को समाप्त हो जानी थी और फ्रेश अपॉइंटमेंट केवल रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही किया जा सकता है। अब ऐसा आर्ग्यू किया गया है कि जो धारा 151A है आरपीए की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 क, वो इस तरह की वैकेंसी को तब भरे जाने से इंकार करती है, मना करती है, निषेध करती है इफ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ अ मेंबर इन रिलेशन टू अ वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। तो अगर उससे कम हो तो आप इसको नहीं भर सकते। बट दिस कैन नॉट बी अ रीजन फॉर गवर्नर टू रिफ्यूज अ नॉमिनेशन, क्योंकि ये जो बार है इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय इलेक्शन नॉट नॉमिनेशन। तो बाय इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा, ये तो डायरेक्ट नॉमिनेशन है, तो वो बार इसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो गवर्नर साहब को नियुक्त कर देना चाहिए था। कौन कौन से अनुच्छेद यहां पर एप्लीकेबल हो रहे हैं दोस्तों? 162, 169, 239, 371, ये सब हमने आपको यहां पर दे दिए हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो आज के सेशन में हमने एक बहुत स्पेसिफिक केस के जरिए काफी सारे आर्टिकल्स देखे। 500 पेज का ये शानदार पीडीएफ है जो आप हमारे बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम का इससे अच्छा कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। अब आपसे एक विशेष निवेदन प्यारे बच्चों, इतने सारे सेशंस आप हमारे साथ लगातार अलग अलग अटेंड कर रहे हैं, कृपया एक खूबसूरत सा टेस्टिमोनियल जरूर लिखें। इस लिंक पर चले जाएं bit.ly/ptkkd, पीटी करके दिखाएंगे, वो लिंक यही है, ये ऊपर हमने शॉर्ट लिंक दी है। आप पीडीएफ में अगर क्लिक करोगे तो ऐसी खुल जाएगी, और नहीं तो टाइप कर लीजिए bit.ly/ptkkd, और यहां जाकर एक फॉर्म खुलेगा
उसमें मोटिवेशनल वर्ड्स बढ़िया हमारी टीम के लिए लिखिए, हम शेयर करेंगे दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच। ये हैं कुछ पॉसिबल मेंस के जीएस क्वेश्चंस। अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिखना शुरू कीजिए। हमारी आईएएस एकेडमी के कोर्सेज की जानकारी लीजिए टीम से, और आज के आज एनरोल करें प्यारे दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम और प्रीलिम एमसीक्यू के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।